2020 के इम्पॉर्टेंट केसेस, लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं हम आज इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, यू वाचिंग करंट ईवा वेब। In today's video, we'll discuss top 10 important cases of 2020. If you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel and press the bell icon to stay updated. For daily updates, you can follow us on our Instagram, link in description. तो हमारा सबसे पहला केस आ जाता है अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इस केस का इशू स्टार्ट होता है फ्रॉम अ नोटिफिकेशन जिसे इशू किया था गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने, जहां पे उन्होंने इस नोटिफिकेशन के थ्रू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और ऑफिसेस दोनों को बंद कर दिया था। अगस्त 4, 2019 को इंटरनेट सर्विसेज, मोबाइल कनेक्टिविटी और लैंडलाइन को भी बंद कर दिया गया। नेक्स्ट डे अगस्त 5, 2019 को एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पास किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, जहां पे जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस स्क्रैप कर दिया गया। अब उस वक्त के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी का सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया और इसी के साथ मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए, जहां पे जर्नलिस्ट मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड था। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मिस अनुराधा भसीन ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया, जहां पे उन्होंने इंटरनेट शटडाउन लीगैलिटी और मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस को चैलेंज किया अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ पे पिटिशनर ने ये आर्ग्यू किया कि इंटरनेट एब्सोल्यूट एसेंशियल है मॉडर्न प्रेस के लिए और प्रिंट मीडिया इसके चलते रुक गई है। उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि गवर्नमेंट ने नेसेसरी रीजंस दिए ही नहीं हैं एज रिक्वायर्ड अंडर सस्पेंशन रूल्स। तो ये तो हो गए पिटिशनर के आर्ग्यूमेंट। अब देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने इस केस में क्या कहा। तो जजमेंट में सबसे पहला रूलिंग ये आता है कि अनडिफाइंड रिस्ट्रिक्शन इंटरनेट सर्विसेज में इलीगल है और इंटरनेट शटडाउन के ऑर्डर्स के लिए नेसेसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी दोनों चीज़ों को आधार रखकर ही दिए जाने चाहिए। सेकेंड चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आ जाती है कि राइट टू इंटरनेट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बहुत ही एसेंशियल पार्ट बन चुका है और इसी वजह से इसे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। लेकिन राइट टू इंटरनेट एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं अगर नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक सिक्योरिटी की बात आती है। तो इस जजमेंट का लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी स्टेट अगर कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन लगाती है इंटरनेट में तो इट शुड बी पब्लिश्ड फॉर द पब्लिक एंड वाज आल्सो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो हमारा सेकेंड केस आ जाता है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का केस। इस केस को जानने के लिए पहले हम थोड़ा लीगल बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो 2005 में लेजिस्लेटर ने एक प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट के थ्रू हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में एक बहुत ही अवेटेड चेंज लाया। इस अमेंडमेंट के थ्रू डॉटर्स को को-पार्सनरी राइट्स प्रोवाइड किए गए। को-पार्सनरी राइट्स लीगल राइट्स होते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए जो कि बाय बर्थ होते हैं। तो इस अमेंडमेंट के थ्रू लड़कियों को भी ये राइट्स प्रोवाइड किए गए। तो बाकी अमेंडमेंट एक्ट्स की तरह ये एक्ट भी एक इंटेंस लीगल डिबेट का मैटर बन गया और अलग अलग कोर्ट्स ने इसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिया। तो इसी मैटर पे एक की जजमेंट आया प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस फूलावती के केस में, जहां पे कोर्ट ने ये प्रिंसिपल लाया कि जिस दिन अमेंडमेंट एक्ट आया था, मतलब 9/9/2005, इस दिन तक जो लिविंग डॉटर्स हैं और लिविंग को-पार्टनर्स हैं उनके लिए ही ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल है। इतने सारे लीगल ओपिनियन के चलते ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में एक लार्जर बेंच को रेफर किया गया विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में लैंडमार्क जजमेंट प्रोवाइड किया अगस्त 11 को। तो ये रूलिंग आई सुप्रीम कोर्ट से कि डॉटर्स के पास इक्वल राइट है पेरेंटल प्रॉपर्टी में सेम एज द सन। सिमिलर राइट्स हैं डॉटर्स और सन के पास को-पार्सनरी राइट्स में। इवन फादर एक्सपायर हो चुके हैं अगर 2005 अमेंडमेंट एक्ट से पहले भी। तो इस जजमेंट के बाद सारे इंटरप्रिटेशन हट गए। डॉटर्स और सन्स को इक्वल राइट मिला पेरेंटल प्रॉपर्टी में और जिनके फादर्स 2005 अमेंडमेंट एक्ट के पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं उन्हें भी पूरा राइट मिल गया को-पार्सनरी राइट्स प्रॉपर्टी में। तो अब आ जाते हैं हम हमारे थर्ड केस में, प्रशांत भूषण केस। ये केस का जजमेंट कोई लैंडमार्क जजमेंट नहीं है, पर 2020 में ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल और ट्रेंडिंग टॉपिक रह चुका है। तो इस केस का इशू शुरू होता है प्रशांत भूषण के 2 ट्वीट से। पहला ट्वीट हुआ था जून 27 में और सेकंड आया था जून 29 में। पहले ट्वीट में
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को डिस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार बताया था और दूसरे ट्वीट में उन्होंने सीजीआई को टारगेट किया था। इसी के चलते कोर्ट ने इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया दोनों ट्वीट्स का, जहां पे कंप्लेंट हुई थी महक महेश्वरी के थ्रू। बेंच ने भूषण को गिल्टी बताया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑन August 14 और सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को सेंटेंस किया ₹1 फाइन एंड सेड ही वुड बी जेल्ड फॉर 3 months एंड बेयर्ड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग फॉर 3 years अगर उन्होंने फाइन नहीं पे किया बाय September 15। तो अब आ जाते हैं हमारे फोर्थ केस में, राकेश मल्होत्रा वर्सेस कृष्णा मल्होत्रा का केस। तो पहले हम इस केस के फैक्ट्स देख लेते हैं। इस केस में दोनों पार्टीज की मैरिज डिसॉल्व होती है 2013 में, जहां पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ऑर्डर करते हैं हस्बैंड को टू पे ₹13,750 पर मंथ जिंदगी भर अपनी वाइफ को एज मेंटेनेंस अगर वो शादी ना करें। आगे चल के 2005 में वाइफ एक और पिटीशन फाइल करती है अंडर सेक्शन 125 CRPC, जो कि 2005 में फाइल होता है और 2014 में कोर्ट उसे रिजेक्ट कर देते हैं। केस का सब्जेक्ट मैटर देखें तो कृष्णा मल्होत्रा अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने के बाद सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर एलिमनी लेना चाहती है। फिर एक और एप्लीकेशन फाइल करती है अंडर 125 CRPC सेक्शन, जहां पे वो फिर से एप्लीकेशन लगाती है फॉर मेंटेनेंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा कि एक पिटीशन जो कि सेक्शन 125 CRPC के लिए आया है, लेकिन सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू उन्हें परमानेंट एलिमनी मिल चुकी है, देन दिस पर्टिकुलर पिटीशन कैन नॉट बी एंटरटेन्ड। तो अब आ जाते हैं हमारे फिफ्थ केस में, मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड के केस में। तो केस का सब्जेक्ट मैटर शुरू होता है जब स्टेट गवर्नमेंट 5 सितंबर 2012 को एक नोटिफिकेशन इशू करती है, जिसके थ्रू वो प्रमोशंस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इन द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के पोस्ट में कोई भी रिजर्वेशन नहीं लगाती फॉर SCs एंड STs। अब इस डिसीजन के अगेंस्ट हाई कोर्ट में पिटीशन भी फाइल होता है, जिसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन बाद में हाई कोर्ट इसे रियलाइज करती है कि कोई ना कोई फ्लॉज तो रहे होंगे जजमेंट में, और स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करती है कि वो रिव्यू करे और मॉडिफाई करे इस डिसीजन को, ताकि वो कलेक्ट कर सके क्वांटिफाइबल डेटा कि क्या इनएडिक्वेसी है रिप्रेजेंटेशन में SCs और STs की। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ये रूल करती है कि स्टेट गवर्नमेंट लीगली बाउंड नहीं है, ऑब्लिगेटेड नहीं है कि वो रिजर्वेशंस क्रिएट करे पब्लिक पोस्ट ऑन द प्रमोशन टू द मेंबर्स ऑफ SCs एंड STs। साथ में कोर्ट ये भी कहती है कि कोई भी फंडामेंटल राइट लोगों को प्रोवाइडेड नहीं है कि वो क्लेम करें रिजर्वेशन इन प्रमोशंस इन द पब्लिक पोस्ट्स। साथ ही कोर्ट कोई भी मैंडेमस इशू नहीं कर सकती जो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करे रिजर्वेशंस प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि स्टेट के पास ऑलरेडी डिस्क्रिशन होता है रिजर्वेशंस प्रोवाइड करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था डेटा कलेक्शन के लिए। तो ये डेटा कलेक्शन का रूल सिर्फ जस्टिफाई करता है रिजर्वेशंस अपॉइंटमेंट और प्रमोशन के लिए एज पर द आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब आ जाते हैं हमारे सिक्स्थ केस में, गुरु नानक इंडस्ट्रीज वर्सेस अमर सिंह का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन करती है डिस्टिंक्शन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के बीच में। अब रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के केस में फर्म कंटिन्यू करती है और रिटायरिंग पार्टनर सिर्फ अपने ड्यूज पे करते हैं इन अकॉर्डेंस टू सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। डिसोल्यूशन के केस में सारे पार्टनर्स के अकाउंट सेटल किए जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट होता है एज पर द मोड प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो इसी वजह से रिटायरमेंट जो है वो सिर्फ पार्टनर का कंसेंट होता है, लेकिन डिसोल्यूशन के दौरान हर पार्टनर अग्री करता है टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। कोर्ट ने इस जजमेंट में ये भी ऐड किया कि अगर पार्टनरशिप सिर्फ 2 ही लोगों के बीच में है और उनमें से कोई एक रिटायर होना चाह रहा है, तब उस रिटायरमेंट को हम डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म का टर्म देंगे, क्योंकि एज अकॉर्डिंग टू द एक्ट 2 लोग तो जरूरी है ही टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म। तो अब आ जाते हैं 7th केस में, स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का केस। तो इस केस के फैक्ट्स शुरू होते हैं 2017 से, जहां पे स्वप्निल त्रिपाठी और इंदिरा जयसिंह जैसे इंडिविजुअल्स, साथ ही सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमिक चेंज जैसे ग्रुप्स फाइल करते हैं पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे इन्होंने
सुप्रीम कोर्ट के सारे केस प्रोसीडिंग्स का इम्पोर्टेंस बताया और इम्पैक्ट बताया पब्लिक एट लार्ज में, और इसी वजह से ये लाइव स्ट्रीम्ड होना चाहिए ताकि ये इजीली एक्सेसिबल रहे फॉर पब्लिक व्यूइंग। साथ ही इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये भी गाइडलाइंस मांगी जो कि डिटरमिन करेगा नेचर ऑफ केसेस दैट वुड क्वालिफाई फॉर लाइव स्ट्रीमिंग। ये पिटिशनर्स अपना आर्ग्यूमेंट इस बेसिस में पेश किए थे 1996 के सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में नरेश श्रीधर मिर्जाकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 का इम्पोर्टेंस बताया था, राइट टू जर्नलिस्ट दिया था जहां पे वो पब्लिश कर सकेंगे रिपोर्ट्स ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। इसके साथ ही एम्फेसाइज किया गया द एफिकेसी ऑफ ओपन ट्रायल्स फॉर अपहोल्डिंग द लेजिटिमेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द कोर्ट्स। तो इस केस के जजमेंट ने बेंच ने ये रूल किया कि प्रोसीडिंग्स जो केसेस की होती है सुप्रीम कोर्ट में वो कॉन्स्टिट्यूशनल और नेशनल इम्पोर्टेंस की रहती है और इसी वजह से इसे ब्रॉडकास्ट किया जाना चाहिए टू द पब्लिक। साथ ही इस जजमेंट को बहुत ही एसेंशियल डिसीजन माना जाता है फॉर द कंसेप्ट्स ऑफ ओपन जस्टिस, एक्सेस टू पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी जुडिशियल प्रोसेस में। हालांकि इस जजमेंट ने तो सिर्फ कुछ ही जजमेंट्स को लाइव स्ट्रीम्ड होने के लिए अलाउंस दिया जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस की रहेंगी या कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस के लिए रहेंगी, लेकिन इसने फिर भी सारे दरवाजे वो खोल दिए जो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एक्सटेंड होंगे टू ऑल द प्रोसीडिंग्स, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की और लोअर कोर्ट्स की भी। तो नेक्स्ट केस 8th केस आ जाता है इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस मोहनलाल एंड अदर्स का केस। इस केस का इश्यू शुरू होता है कि क्या जब कंपनसेशन डिपॉजिट हो जाता है गवर्नमेंट ट्रेजरी में तो क्या उसे टर्म दिया जा सकता है पेड एज पेमेंट टू लैंड ओनर, सेक्शन 24 2013 लैंड एक्विजिशन के थ्रू। तो इस केस को समझने के लिए पहले हमें देखना होगा 2014 का 3 जज बेंच केस पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का केस, जहां पे ये कहा गया था कि लैंड ओनर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कॉम्पनसेशन और कॉम्पनसेशन डिपॉजिट हो चुका था कोर्ट में। तो कोर्ट ने इसका ये प्रिंसिपल निकाला था कि सिर्फ डिपॉजिट होना कॉम्पनसेशन का नहीं कहा जा सकता कि पेमेंट हो चुकी है एज पर सेक्शन 24। अदर वर्ड्स में लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स लैप्स हो चुकी थी। अब नियरली 3 साल बाद 2 जज बेंच ने, जिसमें जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस अमिताभ रॉय, इन्होंने डाउट किया इसकी करेक्टनेस को और रेफर किया इस केस को लार्जर बेंच में इन द केस ऑफ इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो द लार्जर बेंच, a 3 judge bench, was headed by Justice अरुण मिश्रा। इस 3 जज बेंच ने 2:1 मेजॉरिटी के डिसीजन में पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को बताया टू बी पर इंक्यूरियम, मतलब ऐसे जजमेंट्स जहां पे लीगल प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन अच्छे से नहीं किया गया हो ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। अब इसके बाद बहुत ही कम टाइम स्पैन में ये केस को रेफर किया गया टू अनदर 3 जज बेंच, जहां पे तीनों जस्टिसेस ने ऑब्जेक्शन लिया टू द कोर्स अडॉप्टेड बाय जस्टिस अरुण मिश्रा, और फिर 4 मार्च 2020 एक 5 जज बेंच ओवर रूल किया पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का केस और ये प्रिंसिपल लाया कि लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स लैप्स नहीं होती मियरली ड्यू टू फेलियर टू पे कंपनसेशन टू लैंड ओनर्स। उन्होंने इस केस में ये भी स्टेट किया कि लैप्स तभी होगा जब स्टेट विल ऑल्सो फेल टू टेक फिजिकल पोसेशन ऑफ द लैंड। फर्दर उन्होंने ये भी ऐड किया कि पेमेंट रिक्वायर्ड नहीं है कि स्टेट डिपॉजिट करे लैंड ओनर्स अकाउंट में, टेंडरिंग कॉम्पनसेशन इज सफिशिएंट। तो इस केस के ये 3 की पॉइंट्स जस्टिस मिश्रा ने ऑथर किए थे। अगर आप इस केस को डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड की है, यू कैन जस्ट टैप ऑन द लिंक एंड यूल गेट इट ऑल। तो हमारा लास्ट सेकेंड केस मतलब 9 केस आ जाता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ गुजरात का केस। तो इस केस के जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहे, सर्टिफाइड कॉपीज लेना चाहे जुडिशियल साइट से, तो वो ऑब्टेन होगा थ्रू मैकेनिज्म जो कि हाई कोर्ट रूल्स में दिए हुए हैं और प्रोविजंस थ्रू आरटीआई एक्ट। कोर्ट ने ये भी बताया कि वन मस्ट अप्लाई अंडर कोर्ट रूल्स टू गेट सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ कोर्ट डॉक्यूमेंट्स। तो हमारा लास्ट केस आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया का केस। इस केस का इशू डेट्स बैक टू 1992, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया था एक नोटिफिकेशन जहां पे उन्होंने अलाउ किया था फीमेल्स टू जॉइन सर्टन कैडरेज ऑफ द आर्मीज, जहां पे कुछ छोटे पोस्ट के लिए फीमेल्स को अलाउंस दी गई थी टू जॉइन आर्मी। इसके बाद
2003 में बबीता पुनिया, एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की इन द नेचर ऑफ PIL एट दिल्ली हाई कोर्ट, जहां पे उन्होंने एक परमानेंट कमीशन की मांग की फॉर फीमेल ऑफिसर्स रिक्रूटेड थ्रू SSC इन द आर्मी एट पार विद देयर मेल काउंटरपार्ट्स। अब बहुत सारी अलग अलग विमेन ऑफिसर्स ने, बोथ एयर एंड आर्मी, उन्होंने भी सेपरेट पिटीशन फाइल किया फॉर द सेम। इन सारे पिटीशंस को एक नाम के अंदर टैग किया गया विद बबीतास पिटीशन। अब 2005 के एंडिंग मंथ्स में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक और नोटिफिकेशन इशू किया, जहां पे उन्होंने एक्सटेंड किया वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट स्कीम फॉर इंडियन आर्मी फॉर द वुमेन ऑफिसर्स। 2006 में एक और नोटिफिकेशन आया, जहां पे SCC के थ्रू विमेन ऑफिसर्स को अलाउंस दी गई टू सर्व फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 14 ईयर्स। लेकिन मेजर लीना गौरव और कर्नल सीमा सिंह लोगों ने वापस से पिटीशन फाइल की 16 अक्टूबर 2006 को, primarily to challenge the conditions of service imposed by the circulars previously in that year and also seeking for permanent commission for the women officers. इसके बाद 2008 ने सेंटर ने फिर से डिसाइड किया टू ग्रांट परमानेंट कमीशन टू SSC विमेन ऑफिसर्स कुछ डिपार्टमेंट्स में, सच एज आर्मी, एजुकेशन कॉर्प्स, जज एडवोकेट जनरल एंड करस्पॉन्डिंग ब्रांचेस इन द एयरफोर्स एंड नेवी। इसके बाद भी काफ़ी पिटीशंस फाइल किए गए अगेंस्ट द सर्कुलर्स ऑफ 2006 एंड 2008। फाइनली 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया टू क्लब ऑल द पिटीशंस, और उसके बाद सेंटर और डिफेंस मिनिस्ट्री को डायरेक्ट किया टू प्रोवाइड द परमानेंट कमीशन टू SSC विमेन ऑफिसर्स ऑफ एयरफोर्स एंड आर्मी, जिन्होंने ऑप्ट किया है इसको, लेकिन अब तक उनको ग्रांट नहीं मिला है। फरवरी 2019 में गवर्नमेंट ने इशू किया गाइडलाइंस कि परमानेंट कमीशन ग्रांट होना चाहिए विमेन ऑफिसर्स को, बट प्रोस्पेक्टिवली एंड कमीशन दैट ओनली दोज विमेन विल बी एलिजिबल हु कमीशन्ड आफ्टर दिस ऑर्डर इज नोटिफाइड। तो फाइनली इस केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोविजन लाया कि फीमेल नेवल ऑफिसर्स का पूरा राइट है परमानेंट कमीशन का। जजमेंट डिलीवर करते वक्त जस्टिस ने ये भी कहा कि सर्विंग फीमेल नेवल ऑफिसर्स का सेम अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए टू ऑब्टेन PC एज देयर मेल काउंटरपार्ट्स। जजमेंट में पीरियड भी स्पेसिफाई किया गया कि फीमेल SSC ऑफिसर्स को कंप्लीट करना चाहिए बिफोर दे कैन बी कंसिडर्ड फॉर PC, जो कि सेम रहेगा एज देयर मेल काउंटरपार्ट्स। ऑल SSC ऑफिसर्स नॉट प्रेजेंटली इन सर्विस, जिन्हें डिनाई कर दिया गया था grant of PC on the grounds that they were inducted prior to 2008 policy, अब उन्हें भी पेंशनरी बेनिफिट्स मिलेगा। तो यहाँ कंप्लीट होते हैं हमारे टॉप 10 important judgments of 2020। Thank you for watching the video. If you like the video, hit that thumbs up, subscribe to our channel and press the bell icon to stay updated.